गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या, बेसिकली फोर्स क्या होता है। फोर्स आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, फोर्स, मेरे ख्याल से जॉन अब्राहम की है ना। तो फोर्सेस में मैं कुछ बताऊंगा पहले कि कितने तरीके के फोर्सेस होते हैं और कहाँ कहाँ से फोर्स हम लिंक करते हैं, और बेसिक कितने फोर्स होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, तो पहली चीज़ तो फोर्स होता क्या है। फोर्स कई तरीके के होते हैं। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो हमें रिपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जा रहा है और आइसक्रीम का ठेला दिखाई दे गया, तो वो आइसक्रीम का ठेला देख के क्या कहेगा, अट्रैक्ट कर रहा है, वो उस तरफ जाने लगेगा ठेले की तरफ, समझे। कोई आदमी जा रहा है, उसे शेर दिखाई दे गया तो दूर भागेगा उससे, कहेगा क्या रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कई तरीके के होते हैं, दूर से भी लगते हैं, पास से भी लगते हैं। अब तुम जा रहे हो मिठाई खाने, पिताजी को मर्जी नहीं है, एक झापड़ लगाया, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। एक दूर से वाला भी फोर्स होता है कि तुम सिगरेट पी रहे हो, दूर से पिताजी दिखाई दे गए तो बोले अरे फेंको फेंको फेंको, दूर से ही फोर्स लग गया। तो कई तरीके के फोर्सेस होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, किसी भी तरीके का हो सकता है ये। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बेसिकली कौन कौन से। पहली चीज़ तो फोर्स होता क्या है। फोर्स कोई भी ऐसा पुश या पुल है जो किसी मोशन में डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे, या तो उसके मोशन को बढ़ा दे या कम कर दे, या एक्सीलरेशन कर दे या डी एक्सीलरेशन कर दे। हो सकता है उसकी स्पीड को बढ़ा रहा हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर रहा हो सकता है किसी रुकी हुई चीज़ को स्पीड में चला रहा हो, और हो सकता है किसी स्पीड में चलती हुई चीज़ को रोक रहा हो, जिसे हम ब्रेक लगाना बोलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी पुश या पुल, धक्का या खिंचाव जो है वो फोर्स कहलाएगा, जो किसी भी पोजीशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ चेंजेस कर सकता हो। ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एजेंसी से ही लगेगा। लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। लिविंग थिंग में क्या हो गया, हम आप कोई भी फोर्स लगा सकता है। नॉन लिविंग थिंग क्या है, पहाड़ की चट्टानें, वो भी फोर्स लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर जी ये कैसे फोर्स लगा सकते हैं। अरे भाई लगा सकते हैं। चट्टान, अर्थक्वेक आया, चट्टान ऊपर से गिरी, पूरा फोर्स लगाया, घर के घर गिर गए। देखा नहीं अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ और वो साइड में हिमालयन रेंज में गंगोत्री की तरफ जो है दरार पड़ गई। तो वो फोर्स कहाँ से आया, बेसिकली वो भी एक तरीके का फोर्स ही है, जिसे नॉन लिविंग थिंग लेके आई, लिविंग थिंग लेके नहीं आई। फोर्स इमर्जेस व्हेन ऑब्जेक्ट और बॉडी इंटरेक्ट। कोई भी फोर्स जो है वो कब लगता है, जब इंटरेक्शन किसी दूसरी बॉडी के साथ होता है ना। तो ये मैंने काफ़ी एग्जाम्पल बता दिए। अभी कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिन्हें हम क्या कहते हैं वो हम देखेंगे, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। एक तो अब मैं फोर्सेस बता रहा हूँ, कई सारे फोर्सेस हैं, इन्हें हम डिटेल में बाद में देखेंगे कि कौन सा फोर्स कौन सा है। तो पहले हम देख लेते हैं फोर्स हैं कितने तरीके के, एक एक वेट को हम समझते रहते हैं। तो सबसे पहले वेट, यहाँ पर आइए। सबसे पहले वेट, वेट भी एक तरीके का फोर्स है। आपने देखा कोई भी वेट है, मान लीजिए ये किसी m ऑब्जेक्ट का मास है और g ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो ये mg, ये वेट हो गया है ना। तो हम केवल ये बोलते हैं कि वेट कितना है, तो वेट भी एक तरीके का फोर्स है। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स, आप अपने हाथ पैरों से लगाते हैं। इलास्टिक और स्प्रिंग फोर्सेस, इलास्टिक फोर्स, आपने रबड़ को खींचा तो वो इलास्टिक फोर्स हो गया, उसे दबाया वो भी, और आपने रबड़ की जगह अगर स्प्रिंग ले लिया तो उसे दबा रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या होगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट नहीं, रिपल्स करेगा, वो अपने आप को रीपोजिशन करने की कोशिश करेगा, और आपने अगर स्प्रिंग को खींचा है तो अपने आप को प्रीवियस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो स्प्रिंग भी फोर्स लगा रहा है, इलास्टिक रबड़ भी फोर्स लगा रही है। तो ये सब सारे फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, मान लीजिए मैं ज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ, तो ये ज़मीन भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है जितना कि मैं इस पर लगा रहा हूँ। तो ये क्या है, एक तरीके से रिएक्शन फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स होते हैं जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो किन्हीं दो सरफेस
दो सरफेस के इंटरेक्शन से, मतलब उनके बीच आपस में रिलेटिवली मोशन की वजह से लगता है। कोई दो परतें हैं और उनमें आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है? जैसे पानी बह रहा है ना, पानी बह रहा है तो उनकी जो पानी की जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम विस्कस फोर्स बोलेंगे। एक होता है टेंशन। टेंशन किस में होता है? टेंशन रोप, रस्सी वगैरह में लगता है। हमने रस्सी को पकड़ा और उस पर पकड़ के लटक गए तो रस्सी पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम टेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है बायोंसी। बायोंसी फोर्स, तुम लोगों ने सभी ने पानी वाले जहाज़ देखे होंगे जो पानी में तैरते हैं, तो जो उसके ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? बायोंसी फोर्स, है ना। उत्प्लावक बल हिंदी में बोलते हैं इसे, बायोंसी फोर्स। और बायोंसी फोर्स वेट, वो आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया है, वो भी हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बस ये समझ लेंगे कि एक बायोंसी फोर्स होता है जो पानी पर जहाज को तैरा देता है। ओके, नेक्स्ट फ्लूइड प्रेशर, ये भी एक तरीके का फोर्स होता है। फोर्स नहीं, प्रेशर बेसिकली डिफरेंस है, लेकिन हम प्रेशर को मेज़र करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया में, तो ये भी एक तरीके का फोर्स ही है। जैसे हम देखते हैं कि सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है तो बहुत सारा प्रेशर है, अगर उसे हम रिलीज़ करें तो फोर्स हमें उससे मिल सकता है ना। तो वो भी एक तरीके का। नेक्स्ट है एडिसिव। एडिसिव फोर्स हो गया, हमने किसी क्विक फिक्स, बॉन्ड फिक्स, फेविकोल वगैरह, इससे हमने दो चीज़ों को चिपका दिया तो वो भी एक तरीके का क्या है? फोर्स हो गया। एडिसिव फोर्स बेसिकली अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर देखते हैं कि दो सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम के बीच में जो लग रहा है तो उस तरीके के फोर्स को हम एडिसिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो सरफेस पर टेंशन की वजह से लगता है ना। सरफेस टेंशन बेसिकली लेंथ पर यूनिट एरिया, शायद F अपॉन A, लेंथ अपॉन ए होता है सरफेस टेंशन। तो ये पानी पर या किसी भी लिक्विड सरफेस पर लगता है, जिसकी वजह से ये भी एक तरीके का फोर्स होता है। टेंशन भी फोर्स ही है ना। अब इसमें नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ स्टॉर्म, आंधी तूफान में आने वाला फोर्स, वायलेंट विंड, जो हवाएं चलती हैं बहुत तेज, अर्थक्वेक, टाइड, समुद्र में आने वाली लहरें, ये सब क्या हैं? फोर्सेस के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल स्केल डायमेंशन, मतलब मॉलिक्यूलर और उस लेवल पे जाके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर, वंडरवॉल फोर्सेस। माइक्रोस्कोपिक रीजन में अगर हम जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल स्केल लेवल पे। स्मॉल स्केल का मतलब क्या हुआ? जिसे हम छू ना सकें, जिसे महसूस ना कर सकें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर केवल बोर्ड को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आप कहें कि मैं इस पे जो एटम्स है उन्हें फील कर सकता हूँ, नहीं, मैं उन्हें फील नहीं कर सकता। तो स्मॉल स्केल पे, लेकिन एटम्स तो हैं यहाँ पर, और एटम्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो मैं उसे फील नहीं कर सकता। तो ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक लेवल मैं फील नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, बेसिकली बहुत ही स्मॉल स्केल रीजन पर। तो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे हम जब बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है। उसमें हम क्या कहते हैं कि उनमें भी कई सारे फोर्सेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन सारे फोर्सेस को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल अभी आते हैं वेट पे। तो वेट बेसिकली क्या है? वेट अट्रैक्शन फोर्स है टुवर्ड्स द ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। तो सबसे पहला हमारा जो फंडामेंटल फोर्स है तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला जो फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसे हम समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली आप तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखेंगे। एक तो यूनिवर्सल है, बहुत ही बड़ी रेंज में लगता है, और ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहला यूनिवर्सल, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, और तीसरा वास्ट स्केल पे लगता है। मैंने परवेसिव भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है? यूनिवर्सल हर तरीके की बॉडी पर लगेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी बॉडी कैसी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं हूँ, या फिर ये बोर्ड है,
या ये घर है, मोबाइल है, पंखा है, किसी भी तरीके की कोई बॉडी हो, ये सब तरीके की बॉडी पर लगेगा। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी बॉडी किस चीज़ की बनी है या किस चीज़ से नहीं बनी है, उसके सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, लोहे की है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी स्टेज से बनी हुई हो। ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे एक ही जैसा लगेगा और वो एक ही जैसा फोर्स, इसीलिए हमने इसे कहा यूनिवर्सल। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव का मीन्स क्या हुआ? ऑलवेज टेंड्स टू अट्रैक्ट टू ईच अदर। किसी भी दो बॉडीज़ के बीच हमेशा ये कैसा लगता है? अट्रैक्टिव लगता है, कभी भी रिपल्सिव। एक दूसरे को हमेशा पास बुलाएंगे, दूर नहीं ले जाएंगे। और दूसरा है परवेसिव, मतलब ये बहुत ही लॉन्ग रेंज तक लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अर्थ पे खड़ा हूँ तो अर्थ मुझे खींच रही है ना, ऐसा नहीं है। मैं सूर्य के थ्रू भी जो है, सूरज के थ्रू भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि अर्थ की रेस्पेक्ट में सूर्य का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ही कम है, इसलिए मैं सूर्य की तरफ ना जाके अर्थ की तरफ आ जा रहा हूँ, क्योंकि अर्थ में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है ना। तो इसकी वजह से जो है किसका फोर्स ज़्यादा है वो मैटर कर जाता है कि ओवरऑल वेक्टर क्या है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो मैक्सिमम जिसका मैग्नीट्यूड होगा ये उस तरफ के लिए टूवर्ड्स कर जाएगा, उधर की तरफ बैंड हो जाएगा। तो अट्रैक्टिव इन नेचर हमेशा ही वास्ट स्केल पे लगता है। और केवल यही नहीं कि मैं इस फोर्स की वजह से पृथ्वी पर खड़ा हुआ हूँ, ये जो आधार बनी हमारी थ्योरी का वो इसलिए बनी क्योंकि ये ऑल ओवर द यूनिवर्स वर्क कर रहे है ना। तो ये जो चंद्रमा है, मून, वो अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। जो हमारी अर्थ है जिसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ये चंद्रमा और अर्थ इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स है। लेकिन अगर इसे लार्ज स्केल पे देखा जाए, जैसे प्लैनेट्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये एक वैल्यूएबल क्वांटिटी में आता है ना। तो वीकेस्ट फॉर्म में अगर मैं इसे फॉर्मूले से ड्राइव करना चाहूँ तो किस तरीके से करूँगा? डेरिवेशन तो नहीं है, डेरिवेशन हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेसिकली F जो है वो F = G(m1 m2 अपॉन r²). तो ये कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए m1 है, ये m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये इस फॉर्मूले मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फोर्स जो है इस हिसाब से डिफाइन किया जाता है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस तरीके से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए मैं किन्हीं दो प्रोटॉन्स को, मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ और इन दो प्रोटॉन को मैं लास्ट तक रखूँगा, ठीक है। तो मैंने ये दो प्रोटॉन लिए, मान लीजिए एक प्रोटॉन है ये और एक प्रोटॉन है ये, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 2 × 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब है 2 फर्मी। 10⁻15 जो होती है वो फर्मी होता है, तो 2 फर्मी के आसपास दो प्रोटॉन 2 फर्मी के आसपास रखे हुए हैं। ये डिस्टेंस है, फर्मी एक डिस्टेंस की यूनिट है। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो है हम मास की बात करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, इसका चार्ज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो मास की बात करेंगे, मास होता है हमारे प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻27 किलोमीटर 9, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो इस तरीके से दोनों के मास को हम जब रख के निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा आएगा 10⁻34 10⁻34 न्यूटन, इसके अप्रॉक्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर इतनी वैल्यू जो है वो आएगी, क्योंकि ये प्रोटॉन बहुत ही छोटा होता है और इसका मास जो है बहुत ही कम होता है इसका बहुत ही कम द्रव्यमान होता है। इसकी वजह से ये जो वैल्यू है 10⁻34 न्यूटन ये आती है, जो कि बहुत ही कम है। ये आप देख सकते हैं 1 न्यूटन का कितना 10⁻34 पार्ट। इसे मैं अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इसे मैं कैसे लिखूँगा? 1/10⁻34 न्यूटन, यही तो बना।
तो आप 10⁻34 टुकड़े कर दीजिए 1 न्यूटन के, तो सोचिए कितना छोटा जो है वो वैल्यू आएगा इस न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स का, अगर हम प्रोटॉन के केस में कंसीडर करेंगे। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, मैं जो अर्थ पे खड़ा हूँ वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खड़ा हूँ, वरना मैं यहाँ पर खड़ा ही नहीं हो पाऊँ। नीडल से लेके प्लेनेटरी मोशन तक सब जगह जो है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना। मून, सैटेलाइट, सन, इवन द शेप ऑफ द गैलेक्सी इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशन। जो गैलेक्सीज़ के जो आप शेप देखते हैं, आपने डिस्कवरी चैनल या किसी मूवीज़ वगैरह या शॉर्ट फिल्म में देखा हो, तो वो जो गैलेक्सीज़ के शेप होते हैं वो भी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से ही होते हैं। अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो आप यहाँ चार्ट से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं रह सकते हैं। अलग अलग क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जो भी चार्ज है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज जब भी कहीं चलेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में ही चल रहा है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें चल रहा है वो उस वाले चार्ज को इफ़ेक्ट करेगा जिस मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते जबकि चार्ज मूव कर रहा हो, है ना। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो 100% मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो उस पर इफेक्ट डालेगा। तो ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ये दोनों 100 और 100% एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, और इसीलिए इसे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे हमने पिछले में मैं बताना भूल गया था, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर ही डिफाइन किए गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि न्यूटन ने बताया था F=g/m1m2/r², ठीक ऐसे ही इस में कूलॉम ने डिफाइन किया F=1/4πε0 q1 q2/r²। अब यहाँ पर मैं दो चीज़ें बताऊँगा और ये दोनों चीज़ें उसी में नोट कर लीजिएगा। पहले वाला चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, इसमें एक कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये है अट्रैक्टिव, बता दिया था, सेंट्रल फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स को हम समझ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द चार्ज, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज वी आर यूजिंग। तो पहला तो हो गया अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दूसरा हो गया सेंट्रल फोर्सेस एंड तीसरा कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स ये बेसिकली है क्या? अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक यही चीज़ें किसके लिए होती है? ग्रेविटेशन फोर्स के लिए। ग्रेविटेशन फोर्स में लेकिन क्या है, ये हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव। ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा ही नहीं। तो इसे समझ लेते हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, और ये तो आप समझ गए। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो हमेशा सेंटर की तरफ एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों के बीच कोई भी फोर्स लग रहा है, तो वो जो सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन हो रही है ना, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, और इन दोनों सेंटर को जो लाइन जोड़ रही है उस लाइन की तरफ ही वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक प्लैनेट है, दूसरा ये प्लैनेट है, तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये इनकी जुड़ने वाली लाइन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसी लाइन पर वर्क करेगा। इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये दोनों F1 और F2 कह दीजिए। हालांकि ये दोनों एक ही जैसे होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे, मतलब यही जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है इसी की तरफ डायरेक्ट होंगे। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। बेशक आप कह सकते हो कि जो मून है वो चारों ओर घूम रहा है, घूमता रहे, वो चारों ओर घूम रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी,
ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। इस केस में भी बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में भी यही बोलेंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होता है कि इट विल डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, आपने एक बक्सा उठाया और इस बक्से को उठा के 5 किलोमीटर दूर ले गए, तो 5 किलोमीटर दूर उठा के जो ले गए तो ये केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है केवल उसी पे डिपेंड करेगा। ये जो आप 3 किलोमीटर ऐसे 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 घूमते हुए के चले आए और यहाँ पर आए, वो कंसीडर नहीं होगा। उसकी भाषा में ये सब बेकार है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि कोई भी चेंजेस कितना हुआ है। बेसिकली वर्क के लिए देखते हैं ना, तो वर्क कितना होगा वो टोटल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम 2 प्रोटॉन, फिर से हम कंपेयर कर रहे हैं, हमने 2 प्रोटॉन को लिया, एक प्रोटॉन है ये, एक प्रोटॉन है, फिर से इन्हें 2 फर्मी की डिस्टेंस पे रखा, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा 90 न्यूटन 90 न्यूटन, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 36 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा है, 10 to the power 36 टाइम। आप सोच सकते हैं। इस फोर्स के कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने कुछ नोट किए हैं आप लोगों के लिए। होल्डिंग बुक्स इन ए हैंड, हाथ में बुक को पकड़ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। इलास्टिक फोर्स, बायोंसी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जितने भी फोर्सेस हैं, रिजिड बॉडी के पे लगने वाले फोर्सेस हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर हम कहें, मैंने जो किताब को होल्ड किया हुआ है ना, तो किताब, ये पेन को ले लेते हैं, मैंने पेन को जो होल्ड किया हुआ है, कैसे होल्ड किया हुआ है, बेसिकली यहाँ पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक आप कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है। कहने का मतलब इसके, ये अगर मैं थोड़ा सा लूज़ पकड़ूंगा तो ये क्या होगा, फिसल जाएगा, है ना। तो मैंने इसे होल्ड किया हुआ तगड़े से, तो पहली चीज़ तो मेरी उंगलियों में इतनी ताकत है, इसका मतलब जो इसके जो एटम्स हैं, वो मेरी उंगलियों के, या जो मेरी मसल्स हैं, उनके जो एटम्स हैं वो आपस में इतने टाइटली बाउंड हैं कि वो होल्ड करने की कैपेसिटी लिए हुए हैं। तो ये जब किसी भी चीज़ को पकड़ेंगे तो इसका मतलब इनके बीच के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर के बीच में जो फोर्स है वो वर्क कर रहे हैं ना। तो वो बेसिकली किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। अब मैंने इसे होल्ड किया हो तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आ रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा तो ये फिसल के नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे हाथ और इस पेन के बीच में फ्रिक्शन है। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन ना हो, अगर मैं इस पेन को इस तरीके से होल्ड करूँगा तो फ्रिक्शन नहीं है लेकिन फिर भी रुका हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन फोर्स है, जिसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ये हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस के लगता है, तो इस तरीके से होल्ड हो रहा है। तो कई सारे फोर्सेज हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी उस नज़र से नहीं देखते हैं साइंटिफिकली, जिसे हम यहाँ पर अब देखेंगे, है ना। तो अगर मैं रुका हुआ हूँ, मैं अर्थ पे भी अगर रुका हुआ हूँ, तो मैं इसीलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स मेरी बॉडी में वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से मैं हूँ। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो मैं नहीं रहूँगा। मैं नहीं रहूँगा कहने का क्या मतलब, मान लीजिए एक अखिलेश कुमार शर्मा है, वो पानी से बने हुए हैं, तो उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगेगा तो वो पानी बिल्कुल ज़मीन पर आ जाएगा। तो बेसिकली उनके जो बीच का जो फोर्स है ना, तो वो डिफरेंट काइंड का है। मेरे बीच जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे हम टिश्यूज़ और सेल्स बोलते हैं, तो उसमें इस तरीके का कॉम्बिनेशन है कि हम होल्ड कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर को होल्ड कर सकते हैं। अगर हम पत्थर की बात करें तो पत्थर को और मजबूती से होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब जो है बॉन्डिंग का खेल है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहाँ पर एक्ट करता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम से ही आप देख रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। यस, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे ज़्यादा ताकतवर फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अब है कितना ताकतवर, पहले ये देखते हैं। पहली चीज़, जब हम 2 प्रोटॉन लेते हैं, मान लीजिए एक हमने प्रोटॉन लिया, दूसरा प्रोटॉन लिया, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, हालांकि मैं यही बता दे रहा हूँ कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने ये भी पढ़ा है कि एटॉमिक मॉडल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। अब न्यूक्लियस में कैसे रहेंगे? इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एक दूसरे को धक्का देंगे, तू बाहर निकल, तू बाहर निकल, आपस में लड़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन नहीं, इनसे भी ताकतवर एक फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो फोर्स इन दोनों को पास में रखता है, मतलब न्यूक्लियस में एक साथ बांध के रखता है। वो फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस में अप्लीकेबल होता है और बहुत ही शॉर्ट रेंज पे लगता है, मतलब न्यूक्लियर डिस्टेंस पे लगता है ना। तो इसलिए ये होल्ड करके रखता है। तो आप सोच सकते हैं कि 2 प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बहुत ज़्यादा है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये बहुत ज़्यादा है, जो कि 2 प्रोटॉन को न्यूक्लियस में होल्ड करने की कैपेबिलिटी लिए हुए, उसे होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। बोले तुम लोग यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, किसी भी तरीके का पार्टिकल हो, ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उन्हें होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी क्या है? अट्रैक्टिव है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारे चारों फोर्सेज में। अब यहाँ भी हम वही एग्जांपल लेंगे कि 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 फर्मी है। तो 2 फर्मी जब इनके बीच का डिस्टेंस है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? 10⁴ न्यूटन। तो इतना ज़्यादा अमाउंट का जो फोर्स है 2 प्रोटॉन के बीच लगता है। तो आप सोच सकते हैं 2 प्रोटॉन बच के कहीं नहीं जा सकते, वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चाहे न्यूट्रॉन। अगर इन्हें कंपेयर करें तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा है? 10⁻38 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, और 10⁻2 टाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल से ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, हालांकि अब बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज। पहली चीज़ तो ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगेगा, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता तब भी उस पर लगता है। डू नॉट फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। वो दोनों कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये नहीं करता। ये नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव है, बस ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली। नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव, नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव जो है ये फोर्स है, और ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ही कम रेंज में काम करता है, बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस पे काम नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि मून से यहाँ पर वर्क कर रहा है, या 2 मीटर 4 मीटर, इसकी डिस्टेंस जो है 2-4 मीटर भी नहीं है, इसकी डिस्टेंस जो है वो फर्मीज़ में होती है, फर्मी में बहुत ही कम, 2 फर्मी 3 फर्मी 10 फर्मी, इतनी रेंज में ही ये वर्क करता है, इसके बाहर ही वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली जो है, अच्छा नाम से देखिए वीक, ये वीक कह रहा है, लेकिन ये सबसे वीक नहीं है। सबसे वीक कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही सबसे वीक है। लेकिन तो हमने इसे वीक क्यों कहा? इसे हमने सिर्फ वीक नहीं कहा, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा, बोल देते हैं सिंपली वीक भी, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके कहने का मतलब है न्यूक्लियर फोर्स में जो सबसे वीक फोर्स है वही है। न्यूक्लियर फोर्स में 2 फोर्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक वीक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्गेस्ट
तो उसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कह दिया, जो वीकेस्ट तो उसे वीक कह दिया, सबसे कमज़ोर है उसे वीक फोर्स बोल दिया, है ना। तो सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ हमें बीटा डीके के टाइम। बीटा डीके में हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और एक एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा था, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और एक एंटी न्यूट्रिनो जो कि एक अनचार्ज पार्टिकल है। तो उस समय हमने ये देखा कि यहाँ पर कुछ और इंटरेक्शन, किसी और तरीके का इंटरेक्शन वर्क कर रहा है। सिंपल जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है या जो ग्रेविटेशन फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उस तरीके का इंटरेक्शन यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, कोई अलग तरीके का इंटरेक्शन है। तो वो जो अलग तरीके का इंटरेक्शन था हमने उसे क्या किया, नया नाम दे दिया, जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाया। अब इसमें भी हमने क्या किया, 2 प्रोटॉन लिया कंपेयर करने के लिए, इन दोनों को फिर से 2 फर्मी के डिस्टेंस पे रखा। तो जब 2 फर्मी के डिस्टेंस पे रखा तो इनके बीच का जो फोर्स है वो हमें कितना मिला, 10⁻⁹ न्यूटन। इतना फोर्स जो है इस पर लग रहा है और ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है और इसकी रेंज जो है वो भी बहुत कम होती है, उतनी ही कम होती है जितनी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स की होती है। तो इन दोनों की रेंज काफ़ी कम होती है।